नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात की खास पेशकश। दाऊद इब्राहिम जैसे न जाने कितने ही मोस्ट वांटेड मुजरिम हैं जो हिंदुस्तान से दूर है और हिंदुस्तान के कानून को उनकी तलाश है। न मालूम कितनी ही सरकारें बरसों से ऐसे मुजरिमों को भारत लाने और कानून की चौखट पर खड़ा करने की कोशिश कर चुकी है, मगर कामयाबी नहीं मिली। लेकिन आज की कहानी जुदा है। ये कहानी है एक ऐसे हिंदुस्तानी जोड़े की जो बेकसूर होते हुए भी हिंदुस्तान से बहुत दूर कतर की जेल में बंद है। ड्रग्स के मामले में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को इनकी बेगुनाही के सबूत भी मिल चुके हैं और इसीलिए एनसीबी ने यह तय किया है कि वो इस हिंदुस्तानी जोड़े को कतर से लेकर हिंदुस्तान आएगी। मुंबई, ख्वाबों का शहर, एक ऐसा शहर जो अपनी दोनों बाहों में हर सपने समेट देता है। फिर वो सपने चाहे खुली आंखों से देखे गए हो या फिर बंद आंखों से। मुंबई में सपनों की इसी सरजमीन पर उन दोनों ने भी एक ख्वाब देखा था। मुंबई ने उनके भी ख्वाब को जमीन दी। उस जमीन पर दोनों ने इश्क की मंजिल पाई और अपना छोटा सा एक आशियाना बसाया। पर बसेरा बस पाता उससे पहले ही चंद लालची लोगों ने उनके पूरे सपनों को ही धुआं धुआं कर दिया। ये कहानी है शरीक कुरैशी की और दास्तान उनीबा कुरैशी की। दोनों मुंबई के एक लोकल कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई कर रहे थे। कॉलेज में ही दोनों की आंखें चार हुई और दोनों ने 2 से 1 हो जाने का वादा कर लिया। मगर कॉलेज की जिंदगी और जिंदगी की जद्दोजहद में फर्क होता है। कॉलेज से निकलते ही दोनों जिंदगी की जद्दोजहद में जुट गए। ओनिबा ने घर के पास ही एक छोटी मोटी नौकरी पकड़ ली, जबकि शरीक रोजी रोटी की तलाश में मुंबई से दुबई जा पहुंचा। पर कॉलेज में किए वादे दोनों को अब भी याद थे। यही वादा कुछ वक्त बाद ही शरीक को वापस मुंबई ले आया। अब उसने मुंबई में एक एमएनसी में नौकरी ज्वाइन कर ली। शरीक की अच्छी कंपनी में नौकरी ज्वाइन करते ही ओनिबा में हौसला आया। 4 बहनों में सबसे छोटी ओनिबा ने एक रोज अपनी अम्मी और अब्बू को शरीक का सच बता दिया। चूंकि शरीक और ओनिबा एक ही बिरादरी से थे और लड़का शरीफ था, लिहाजा ओनिबा के वालिद शकील कुरैशी और अम्मी कौसर बेगम को रिश्ते के लिए हाँ बोलने में देर नहीं लगी। दोनों खानदान की रजामंदी से आखिरकार ओनिबा और शकीर का वो वादा और ख्वाब पूरा हुआ जो उन्होंने कॉलेज में किए और देखे थे। इस ख्वाब की ताबीर हुई 19 अप्रैल 2018 को, जब ओनिबा और शकीर की शादी हुई। शादी के बाद सब कुछ हनीमून जैसा ही बीत रहा था। ओनिबा अपने घर से शकीर के साथ उसके घर भिंडी बाजार शिफ्ट हो गई थी। अगले 2 महीने इनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। मगर जुलाई में अचानक शरीक के वालिद की सौतेली बहन यानी फूफी तबस्सुम उसी बिल्डिंग में आकर रहने लगती है जहां शरीक और ओनिबा रहा करते थे। और बस यहीं से इन दोनों की खुशियों को आग लग गई। ऐसी आग जिसका धुआं आज भी कई जिगर से उठ रहा है। तबस्सुम अचानक शरीक और ओनिबा के पीछे पड़ जाती है कि वो दोनों को उसकी शादी का तोहफा देना चाहती है और तोहफे के तौर पर वो दोनों को हनीमून पर विदेश भेजना चाहती है अपने खर्च पर। मगर खुददार शकीर और ओनिबा पूरे अदब के साथ तबस्सुम को इनकार कर देते हैं, लेकिन तबस्सुम हार नहीं मानती। वक्त बीतता जाता है, साल बीत जाता है, पर तबस्सुम अब भी हनीमून पैकेज के डील पर अड़ी थी। अपनी फूफी की जिद के आगे आखिरकार शरीक हार जाता है और हनीमून पैकेज डील के लिए हाँ कर देता है। शरीक और ओनिबा की जिंदगी की ये शायद पहली और सबसे बड़ी गलती थी। तबस्सुम ने शरीक के हाँ करते ही वो खेल शुरू कर दिया जो पिछले 1 साल से खेलना चाहती थी। तबस्सुम ने शरीक और ओनिबा को शादी के तोहफे के तौर पर हनीमून के लिए कतर जाने को राजी कर लिया। हवाई जहाज का टिकट, होटल, रहना, खाना पीना सब कुछ तबस्सुम की तरफ से था। इसके बाद 5 जुलाई 2019 को तबस्सुम ने
शकीर और ओनिबा को मुंबई से बेंगलुरु भेज दिया। बेंगलुरु में तबस्सुम के एक जानकार ने शकीर को एक बैग दिया। बैग में कुछ सामान था। शकीर को लगा कि कहीं कुछ गलत सामान तो नहीं, लिहाजा उसने अपनी फूफी तबस्सुम को फोन किया। तो अभी कल का कैसा रहेगा पप्पा फिर? अभी कल सुबह करेगा, देखो अभी आएंगे शाम में लोग मिलने शायद भाई तुमसे, आ या जाएंगे। फिर डायरेक्ट कॉल करेंगे। हम्म। कल सुबह तुमको फिर लेने आएगी कार, तो फिर कैसा कल कार लेने आएगी, वही इनोवा आएगी। और क्या नाम है, फिर रूम पे लेके जाके कपड़े जो है ना सब सेट करके फ्लाइट वहाँ तक छोड़ेंगे, एयरपोर्ट तक। ओके। तो पप्पा मैं क्या पूछ रहा था, बोलना। ये जो सामान देते हो क्या रहता है मतलब? वही सब मानिक चंद वगैरह ही रहता है। अभी देखिए 2 जन गए ना, अफरोज, इन लोग को ही भिजाइए। उन लोग को मतलब अभी सब काम बहुत स्लो चल रहा है ना बेटा, पैसे सब कम ये कर दे रहे। तो जैसे बेचारे सबको चल, सबका बेचारों का रोजी चले यार, अल्लाह ताला। अपने को तो ऐसा ही है, मतलब मानिचंद वगैरह रहेगा। हाँ वही रहता है मेरा बच्चा, उन लोगों को टेंशन नहीं है। फूफी की बात से शकीर को तसल्ली हो गई। फूफी ने यकीन दिला दिया कि बैग में जर्दा पान मसाला है। इसके बाद शकीर और ओनिबा 6 जुलाई 2019 को बेंगलुरु से कतर पहुंचते हैं। कतर में दोहा के हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात 10:30 बजे दोनों लैंड करते हैं। मगर एयरपोर्ट पर जब बैग की तलाशी ली जाती है, शरीक के एक बैग से 4 किलो चरस मिलता है। ये वही बैग और सामान था जो तबस्सुम ने शरीक को दिया था, पर बैग में जर्दा पान मसाला नहीं बल्कि चरस था। शरीक दोहा एयरपोर्ट के अधिकारियों के सामने लाख गिड़गिड़ाता है, पर कोई फायदा नहीं होता। कतर की नारकोटिक्स डिपार्टमेंट शरीक और ओनिबा को गिरफ्तार कर लेती है। इधर कतर जाने के 2 दिन बाद तक जब दोनों की कोई खबर या फोन नहीं आता, तो मुंबई में घर वाले परेशान हो उठते हैं। अभी वो कुछ समझ ही पाते, तभी कतर से तहसीन नाम की एक औरत कौसर को फोन करती है। तहसीन कतर के जेल से हाल ही में रिहा हुई थी। वो कौसर को बताती है कि शरीक और ओनिबा ड्रग्स के साथ पकड़े गए और दोहा की एक जेल में बंद है। नहीं, क्या पता चला? कोई नहीं आया फोन, कोई आया ही नहीं। 2 दिन तक कोई फोन नहीं आया। उसके सास ससुर भी परेशान हुए और हम भी परेशान हुए। तो फिर 2 दिन के तीसरे दिन हमारे को एक फ़ोन आया कतर की जेल से, किसी अनजान लेडी का, कि आप ओनिबा से बात कर। मैंने ओनिबा से जेल, बोले हाँ। तो ओनिबा ने बोला, जब बताया ओनिबा ने, मम्मी वो रो रही थी और रो बोले मम्मी हम लोग यहाँ जेल में बंद हो गए, जेल में हमको पकड़ लिया गया है, हम कतर की जेल में हैं। और ऐसा तबस्सुम पप्पो ने हमारे साथ धोखा करी, हमको बैग जो दिए थे उसमें से कुछ गलत चीज़ें निकली। खबर सुनते ही शरीक के घर वाले फौरन कतर भागते हैं। भारतीय दूतावास और वकील की मदद से उनकी मुलाकात जेल में बंद शकीर और ओनिबा से होती है। शकीर घर वालों को सारी कहानी सुनाता है, पर सबूत दोनों के खिलाफ थे। लिहाजा कुछ वक्त बाद शकीर के घर वाले वापस मुंबई लौट आते हैं। उधर दूसरी तरफ कतर की अदालत मुकदमे की सुनवाई के बाद शकीर और ओनिबा को 10 साल कैद की सजा सुना देती है। यही आया है कि इनको 10 साल के लिए बोला गया है, बस हम तो सब्र करें। लेकिन हमने अपना हिम्मत नहीं तोड़ी है। हम गुनाहगार जो असल है उनको हम सज़ा करवा के रहेंगे। उनके पीछे हमने अपना वकील भी खड़ा करा, साथ में पुलिस का केस है, पुलिस कर रही है। सजा की खबर सुनते ही शकीर के घर वाले फिर दोहा भागते हैं। भारतीय दूतावास से मदद की अपील करते हैं, पर कुछ नहीं होता। हाँ, एक चीज जरूर होती है। दोहा जेल अथॉरिटी शरीक के घर वालों को शरीक का मोबाइल और पासपोर्ट सौंप देते हैं, और इसी मोबाइल से इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। एक ऐसा ट्विस्ट जो शायद आने वाले दिनों में भारत के लिए एक मिसाल बन जाए। ओनिबा और शरीक को वापस हिंदुस्तान लाना है। इस कहानी के आगे क्या कुछ होता है, ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। आप देख रहे हैं वारदात की खास पेशकश। ओनिबा और शरीक को हिंदुस्तान लाना है। अब तक की कहानी में आपने देखा कि किस तरह शरीक की फूफी ने जर्दे की जगह उसके बैग में चरस रख दिया। इसके बाद कतर की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने 10 साल की सजा भी सुना दी। हालांकि इस पूरी कार्रवाई के दौरान शरीक के मोबाइल में ही उसकी बेगुनाही के सबूत थे।
लेकिन ये सबूत सजा सुनाने के बाद सामने आए और यही सबूत बाद में एनसीबी के हाथ लगा और इसी के बाद अब एनसीबी वो काम करने जा रही है जो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। दोहा के जेलर से मिले शरीक के फोन में दरअसल शरीक और अनीबा की बेगुनाही कैद थी। शरीक के फोन में शरीक और तबस्सुम के बीच हुई सारी बातचीत रिकॉर्ड थी। वो बातचीत भी जिसमें तबस्सुम बैग और पैकेट की बात कह रही है और शरीक बार बार पूछ रहा है कि कहीं बैग में कोई गलत चीज तो नहीं जिससे वो परेशानी में पड़ जाए। यह ऑडियो शरीक के मोबाइल से मिला। सुनिए इस ऑडियो में किस तरह शरीक की बेगुनाही कैद है। मतलब मानिचंग वगैरह रहेगा? हाँ हाँ वही रहता है मेरा बच्चा, उन लोगों को टेंशन नहीं है। देख नहीं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। मतलब ऐसा कोई ऐसा मतलब गोल्ड वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं ना, मतलब ऐसा नहीं रे गोल्ड, अरे पागल गोल्ड आने के टाइम लेकर आते कि जाने के टाइम गोल्ड लेके जाएगा ये? नहीं मतलब ऐसा पूछ रहा हूँ तो वो नहीं गोल्ड तो बेटा गोल्ड तो अपन लेकर आते मेरा बच्चा, वहाँ से खाली हाथ आना है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोग कुछ भी नहीं लाना है, एकदम फ्री होके आना है। नहीं यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं, दो बैग रहेंगे, लेकिन बैग बेटा बराबर ध्यान में रखना। अपने बैग फौरन उठाने के, हाँ अपने बैग उठाने का है दोनों, और फिर अपने को सीधा सामने ही एग्जिट है ना ये, हाँ एग्जिट है, फटाफट निकल जाना। तो वो मैं पूछ रहा था बॉम्बे जैसा थोड़ा पूछ लूँ क्या सामान क्या रहेगा। नहीं मैं बताई ना, अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन जरा भी नहीं लेना, बस पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह अपने निकल जाने का। अल्लाह का नाम लेके कोई टेंशन नहीं बेटा। ओके। ऑडियो का सच सुनते ही शरीक और अनीबा के घर वाले फौरन मुंबई में नागपाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और एक एफआईआर लिखाते हैं। नागपाड़ा पुलिस तबस्सुम को गिरफ्तार कर लेती है। शरीक के मोबाइल पर ऑडियो सुनने के बाद वो ये मान जाती है कि शरीक और अनीबा के बैग में उन्होंने ही चरस रखा था। वो दोनों बेगुनाह हैं। तबस्सुम के बयान के बाद नागपाड़ा पुलिस दिसंबर 2019 में इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार करती है। इनमें तबस्सुम का साथी निजाम कारा, बादशाह समद और यासीन अब्दुल शामिल थे। बेंगलुरु में शरीक को बैग और होटल में ठहरने का इंतजाम निजाम कारा नहीं कराया था, मगर फिर बाद में चारों जेल से जमानत पर रिहा हो जाते हैं। निज़ाम का नाम उसके पहले कभी नहीं आया इन लोग के बीच में। अरे तो हमारे बच्चे को निज़ाम का कोई पता कुछ भी नहीं था, भाई करके कुछ भी मतलब निज़ाम के बारे में जानता भी नहीं था। इस बीच अक्टूबर 2019 में अनीबा के अब्बू नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर राकेश अस्थाना को एक पत्र लिखते हैं और अपनी बेटी और दामाद की सारी कहानी बताते हैं। साथ में वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी देते हैं। राकेश अस्थाना ये केस एनसीबी के डायरेक्टर ऑप्स केपीएस मल्होत्रा को सौंप देते हैं आगे की जांच के लिए। अक्टूबर 2019 में हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी अनीबा कुरैशी के फादर की। उस कंप्लेंट में उसने ये अलीज किया था कि मेरी डॉटर और उसके सन इन लॉ को एक लेडी ने और एक उसके एसोसिएट ने इन द गार्ब ऑफ एक फॉरेन ट्रिप के बेस पे भेजा था और एक बैग दिया था ये कहते हुए कि इसमें, जो मैंने बाद में ट्रांसक्रिप्ट वगैरह भी सुनी तो उसमें आता है कि मानिक चंद है। अनीबा और शारिक के माता पिता प्रधानमंत्री के दफ्तर से लेकर इलाके के पुलिस स्टेशन तक कई चक्कर काट रहे थे, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसके बाद सामने आया शारिक के फ़ोन कॉल में बंद वो सारे कॉल रिकॉर्डिंग जो उनकी बेगुनाही के अहम सबूत थे। एनसीबी की टीम दिसंबर से मामले की जांच शुरू करती है। तबस्सुम और निजाम कारा पर नजर रखने लगती है। इसी बीच नागपाड़ा पुलिस चरस के साथ निजाम कारा को फिर से गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल भेज देती है। अब एनसीबी की टीम निजाम के जेल से बाहर आने का इंतजार करने लगती है। 1 साल से एनसीबी इस केस को अपने एंड पे परस्यू कर रही है फॉर लॉजिकल कंक्लूजन। तो अब जब इन दोनों को अरेस्ट किया गया, इन्होंने कन्फेस भी किया, उसके डिजिटल एविडेंसेस भी हमने निकाले, टिकट बुकिंग के और फ़ोन का डिजिटल फॉरेंसिक से निकाला, और इवन जो कम्युनिकेशन थी इनकी आपस की वो भी मिल गई हमें। इसमें एक्यूज था वो किसी और केस में अरेस्ट हो चुका था किसी मैटर में, तो उसकी वेट करने के लिए वेट करी गई कि ये जेल से वापस आए। 2020 में कारा जेल से बाहर आ जाता है। इस बीच कारा पर नजर रखने के दौरान पता चलता है कि उसकी बीवी शाहिदा कुल्लू से ड्रग्स की खेप मंगवा रही है। एनसीबी की टीम कुल्लू में दबिश डालकर करीब 1.5 किलो चरस के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। फिर उनके बयान पर शाहिदा को भी पकड़ लेती है। अब शाहिदा, निजाम कारा और तबस्सुम एनसीबी के शिकंजे में थे। एनसीबी एनडीपीएस एक्ट के तहत इनके बयान दर्ज करती है, जिसमें ये लोग शरीक और अनीबा की बेगुनाही की बात कबूल कर लेते हैं। एमएचए के थ्रू विल बी अप्रोचिंग एमईए एंड एमईए के थ्रू विल बी गोइंग हेड
एंड वो डिप्लोमेटिक एक्सचेंज जो भी इंफॉर्मेशन है दैट विल बी अ प्रीव्यू ऑफ MEA। एंड एज फार एज NCB इज कंसर्न और इंडियन गवर्नमेंट का ही अगर स्टैंड हो तो मीन्स की हमें तो इनोसेंट शुड बी आउट। NCB के सामने तस्वीर अब साफ हो चुकी थी। असली गुनहगारों के बयान, ऑडियो क्लिप समेत सारे सबूत NCB के पास थे, मगर शरीक और ओनिबा हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दूसरे देश में कैद थे। फिर रिहाई कैसे हो? कतर में इनका जो सीजर हुआ, सीजर के बेस पे इनका अरेस्ट हुआ, बट वो कॉन्शियस पोजीशन उनकी नहीं थी, वो वहाँ पे प्रूव नहीं कर पाए। बट हम अपनी इन्वेस्टिगेशन से प्रूव कर पा रहे हैं कि उनकी कॉन्शियस पोजीशन नहीं थी। दे वर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि वो एक 4 किलो हशीश का बैग साथ में लेके जा रहे हैं। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एविडेंसेस चाहिए। वो एविडेंस कतर अथॉरिटीज़ के पास नहीं है कि उन्हें नहीं पता, वो इंडियन अथॉरिटीज़ के पास। NCB ने फैसला किया कि वो 2 बेगुनाह हिंदुस्तानियों को कतर की जेल से आजाद करवाकर हिंदुस्तान लाएगी। इसके लिए NCB के डायरेक्टर राकेश अस्थाना विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की मदद से कतर में भारतीय दूतावास के जरिए कतर की सरकार के सामने शरीक और ओनिबा की बेगुनाही के सारे सबूत रखेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो कतर सरकार को शरीक और ओनिबा के बदले असली गुनहगारों को सौंपा जा सकता है, यानी बेगुनाहों और गुनहगारों की अदला बदली हो सकती है। जो सही महीने में जिन्होंने भेजा, जिनको हम ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं, अगर उनके अगेंस्ट एविडेंस और उनके अगेंस्ट जो एविडेंस हम प्रेजेंट करेंगे और कतर अथॉरिटीज अगर वहां पे उन्हें ट्राई करना चाहते हैं तो ये तो डिप्लोमेटिक डिसीजंस होंगे। NCB ने विदेश मंत्रालय के जरिए कतर सरकार को इसकी सूचना भेज दी। उम्मीद है बहुत जल्द NCB की एक टीम कतर जाए और अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत मुमकिन है कि साल खत्म होने से पहले ही शरीक और ओनिबा मुंबई अपने घर लौट आए। ओनिबा जब कतर गई थी तब वो 1 महीने की गर्भवती थी। कतर में ही ओनिबा ने एक बेटी को जन्म दिया, यानी अब वो 2 नहीं बल्कि 3 होकर लौटे। मुंबई से विद्या और दिव्यांश के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली आज। तो हमारा आपसे यह वादा है कि इस मुहिम को हम बीच में नहीं छोड़ेंगे जब तक ओनिबा और शरीक हिंदुस्तान वापस नहीं आ जाते। ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। तो फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।